Hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today we will start in class 12 Political Science chapter number 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और इस चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक वन शॉट वे के साथ। सो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, तो इस शब्द का मतलब क्या है? देखिए, जो भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है उसमें कोई संकट की उत्पन्नता होना, ये शब्द का सीधा सा मतलब निकलता है। तो इस शब्द के विस्तार में ही इस पूरे चैप्टर को बता रखा है कि अगर हमारा पहला टॉपिक यही आता है इसमें, राष्ट्रीय आपातकाल। अब व्हाट इज राष्ट्रीय आपातकाल? देखो, पहले शब्द का मतलब समझो। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या? आपातकाल को के समय देश की सुरक्षा और अखंडता को मद्देनजर रखते हुए विदेश की सभी शक्तियां केंद्र के पास पहुंच जाती हैं आपातकाल की सिचुएशन में। अब केंद्र के पास हो जाने के बाद संविधान के भाग 18 में 352 से 360 तक अनुच्छेदों में आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि किस तरीके से आपातकाल लग सकता है। अब ये आपातकाल लगाता कौन है? ये आपातकाल सिर्फ घोषणा तो कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति भी स्वयं नहीं कर सकता, पहले उसे मंत्रिमंडल से सलाह लेनी पड़ेगी या फिर मंत्रिमंडल उसको सलाह देगा कि देश के अंदर आपातकाल लगाया जाए। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब देखो, भारत की बात करो जरा। 25 जून 1975 में 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान यानी आंतरिक अशांति के तहत भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। यानी कि देश के अंदर की ही सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, आंतरिक अशांति चल रही है। तो इस प्रावधान के तहत 352 के प्रावधान में अशांति के लिए बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। तो उनके तहत हमने क्या करा? भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया 25 जून 1975 के अंदर। तो ये था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब आपातकाल की कुछ पृष्ठभूमि है उनके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो क्या क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं आपातकाल की कुछ पृष्ठभूमियों के बारे में। तो ये कुछ पृष्ठभूमियां इस प्रकार हैं और इन सभी के पॉइंट्स को मैंने एक कीवर्ड के अंदर समर्पित कर दिया है। आप उन कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा जिससे आप पूरे आंसर की थ्योरी बना सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास आता है आर्थिक कार्य। तो जैसा कि हमने बताया कि 3 आम चुनावों तक कांग्रेस का काफी अच्छा प्रभाव रहा था, चौथे आम चुनाव में खराब हो गया था और एक साथ 9 राज्यों में हार हुई थी। तो उन्हीं 9 राज्यों को दोबारा से वापस लेने के लिए एक नारा बताया गया इंदिरा गांधी द्वारा, जिसका नाम था गरीबी हटाओ। मगर ये गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया। अब ये खास नहीं कर पाया तो क्या हुआ? अल्टीमेटली देश के अंदर और भी ज्यादा सरकारों की तरफ से अविश्वास पैदा होने लगा। फिर बांग्लादेश संकट, यानी कि जो हमारे पास जो देश है बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति चल रही थी, आंदोलनों की स्थिति चल रही थी, तो उस संकट को लेकर भी भारत की अर्थव्यवस्था काफी डगमगा गई थी, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान को युद्ध लड़ना पड़ गया था पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो बांग्लादेश संकट की वजह से अमेरिका और बड़े बड़े देशों के द्वारा भारत को कोई भी मदद नहीं मिल पा रही थी, सभी ने हाथ पीछे ले लिए थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी कि दूर देशों में लड़ाइयों के कारण तेल के बढ़ते दामों की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत काफी बढ़ गई थी। और अल्टीमेटली जब अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमतें बढ़ गई तो हमारे देश के अंदर भी तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों की भी वृद्धि होने लगी। तो ये एक कारण बना। दूसरा, औद्योगिक विकास का बहुत दर नीचे चला गया, विकास हम इतनी तेजी से नहीं कर पा रहे थे या कर ही नहीं रहे थे। फिर बेरोजगारी, शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी का दर बढ़ता ही जा रहा था। सरकारी कर्मचारी, सरकार की इतने ज्यादा खर्चे हो गए थे कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज को रोककर अपनी लायबिलिटी पूरा करने के लिए फैसला लिया था। तो ये सरकारी कर्मचारी के अंदर आ गया। तो ये थे तो हमारे आर्थिक कार्य जो कि फिनिश हो गए। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात और बिहार आंदोलन। इसका मतलब ये है कि बढ़ते दामों के खिलाफ 1974 में बिहार के छात्रों का आंदोलन। देखो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर हर एक चीज की कीमत बढ़ रही थी, उसमें सबसे ऊपर कौन था? तेल था। अब तेल के साथ साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं जो हैं, जो हर एक जीवन यापन के लिए जरूरी होती है इंसान की, तो उन सभी के दाम बढ़ रहे थे। तो इसी के खिलाफ बिहार के अंदर आंदोलन हुआ 1974 में। और इस आंदोलन के अंदर बिहार के छात्र सबसे आगे चल रहे थे। यहीं पर एक प्रसिद्ध नेता थे जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का समर्थन दिया 2 बातों की बेसिकली गारंटी लेकर। उन्होंने पहले बोला कि मेरी इस 2 बातों पर सहमति दीजिए, तब मैं इस आंदोलन का समर्थन करूंगा। अब वो कौन सी 2 बातें थी? वो पहली बात थी अहिंसक, यानी कि पूरा आंदोलन जो है वो अहिंसक होगा, हिंसक रूप में नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से संवैधानिक तौर पर चीजें हमें दी गई है, अपनी बात रखने के मौके दिए गए हैं, उसी तरीके से हम अपनी हर एक वस्तु को, हर एक बात को प्रस्तुत करेंगे, अहिंसक होगा ये। फिर राष्ट्रीय व्यापी, यानी कि ये आंदोलन ना सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये आंदोलन राष्ट्रीय व्यापी के स्तर पर होना चाहिए। ये इनकी सहमति थी और इन सहमति के बेस पर ही इन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया था। तो ये गुजरात और बिहार आंदोलन का टॉपिक है। अब देखो, इधर बढ़ो, न्यायपालिका के साथ संघर्ष, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपातकाल की स्थिति काफी खतरनाक स्थिति साबित हुई थी हमारे देश के लिए, जिसके हमें परिणाम भी देखने को मिले, सबक भी देखने को मिले और प्रक्रिया भी देखने को मिली, जो कि अभी हम पढ़ेंगे।
बट उससे पहले जितनी भी हमने अभी जान लिया कि राष्ट्रीय व्यापी आपातकाल का मतलब ये है कि जितनी भी देश के अंदर शक्ति होती है वो सब केंद्र के पास चली जाती है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ था, सरकारों ने हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के, संवैधानिक अधिकारों के, जो कुछ भी उनके पास अधिकार थे उनके अंदर काट छांट करना शुरू कर दिया था और साथ साथ में उनमें इतनी ज्यादा कटौती कर दी गई थी कि सरकारी कर्मचारियों का भी गलत यूज किया जाने लगा था। उनकी तरह से सरकारी कर्मचारियों के हितों में जो है अवहेलना हो रही थी, काफी गलत चीजें चल रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार ने जे.एम. शैंट के एस. हेगड़े तथा ए.एन. ब्रॉटर की वरिष्ठता को अनदेखा कर दिया, यानी कि जो हकीकत में उसके जज बनने के लायक थे न्यायालय के, उनकी वरिष्ठता को अनदेखा करा और ए.एन.आर. को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ये था न्यायपालिका के साथ संघर्ष। अब देखो इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास रेल हड़ताल। देखो रेलवे कर्मचारियों के बोनस, रेलवे कर्मचारियों की चीजें, रेलवे कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाली हर एक सरकारी नीति जब फुलफिल नहीं हो पा रही थी तो रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी 1974 में। अब ये हड़ताल जब उन्होंने शुरू करी तो सरकार ने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया कि ये हड़ताल असंवैधानिक है। तो ये रेल हड़ताल के अंदर आ गया। तो ये हमारी कुछ 4 ऐसी पृष्ठभूमियां हैं जिनके बेस पर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी। सो होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपातकाल की घोषणा। किस किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा हुई, उसके परिणाम देखने को क्या मिले और साथ में आपातकाल के दौरान क्या चीजें हुई और आपातकाल के बाद हमें क्या सबक सीखने को मिला, ये जानते हैं। इसके बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं उन सभी टॉपिक्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आपातकाल की घोषणा की। तो देखिए आपातकाल की घोषणा किस प्रक्रिया में हुई। तो देखिए 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह ने इंदिरा गांधी को 1971 के चुनावों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि जो इंदिरा गांधी ने समय से पहले ही चुनाव करवा लिए थे अपनी सीट को बचाने के लिए कि अभी तो हम जीत सकते हैं, हो सकता है बाद में जीते ना जीते, तो ऐसे टाइप के चुनावों को 12 जून 1975 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल ने इसको असंवैधानिक घोषित किया। फिर क्या हुआ, 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थानादेश लगाया और सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद में बनी रहेंगी परंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेंगी। फिर इन स्थितियों के बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, इन स्थितियों के बाद ये हुआ कि बेसिकली हर एक जगह पर इंदिरा गांधी के इस्तीफा की मांग उठने लगी। इस्तीफा की मांग उठने लगी तो 25 जून 1975 में जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफा की मांग की गई और दिल्ली के रामलीला मैदान में इसका आंदोलन हुआ। और इसी रामलीला मैदान के आंदोलन में ये बोला गया हर एक सरकारी कर्मचारी से जेपी के नेतृत्व में, जेपी के द्वारा, कि सरकार की तरफ से जितने भी असंवैधानिक कामों के आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं आप कृपया करके उनको फॉलो ना करें। तो ये उनकी तरफ से उनको आश्वासन दिया गया। 25 जून की मध्यरात्रि में राष्ट्रपति द्वारा फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी कि 25 जून की मध्यरात्रि में प्रधानमंत्री ने उनसे बोला कि हम 352 कार्यक्षेत्रों में कुछ आंतरिक रूप से गड़बड़ी हुई है, तो उसके तहत ही फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो ये था आपातकाल की घोषणा का टॉपिक ओवर। सो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम करते हैं आपातकाल के परिणाम में क्या देखने को मिला और सब कुछ जान लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा आपातकाल तो लग गया। अब आपातकाल लगने के बाद उसके परिणाम क्या देखने को मिले वो भी जान लेते हैं। तो देखिए पहला आता है हमारे पास प्रेस की स्वतंत्रता। यानी कि आपातकाल के दौरान या आपातकाल के बाद ही तुरंत प्रेस की स्वतंत्रता को बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कोई भी प्रेस किसी भी तरीके की खबर नहीं छाप सकता और वो भी सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। और जो सरकार के खिलाफ अगर कुछ छापना है तो उसकी अनुमति पहले सरकार से लेनी पड़ेगी। अगर सरकार कहे कि हाँ ये टॉपिक छाप सकते हो तभी छापे जाए, उससे पहले नहीं छाप सकते। इस प्रक्रिया को प्रेस सेंसरशिप बोला गया। यानी कि कोई भी समाचार सरकार के बिना पूछे हम नहीं छाप सकते। शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे देश की शक्ति समेटकर कहां चली गई, केंद्र सरकार के पास चली गई। राज्य सरकारों का रोल कम हो गया। ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में बहुत सारी काटछांट की गई। नागरिकों के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सब में बहुत सब चीजें खत्म की गई। और साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटस मैन, ये दो एक ऐसे अखबार थे, इन्हें जिन खबरों को छापने पर मना किया जाता था ये उन खबरों की जगह खाली छोड़ देते थे अपने अखबारों में। तो वो अखबार जब कोई लोग पढ़ता था तो वो समझ जाते थे कि इस प्रेस वाले को कोई ना कोई खबर छापने से रोका गया है, तभी इसलिए जगह खाली छोड़ दी। तो ये अपनी अभिव्यक्ति इस तरीके से व्यक्त करते थे कि हमारे ऊपर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, हमें सच्चाई दिखाने पर रोक लगाई जा रही है। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटस मैन, सेमिनर और मैजिस्ट्रेट ने तो अपना अखबार ही बंद कर दिया कि हम ऐसे काम नहीं कर सकते बिना सच्चाई को छापे। फिर कन्नड़ के लेखक शिवराम करान तथा हिंदी के लेखक फणीश्वर नाथ ने अपनी पद्धति ही वापस कर दी राष्ट्रपति को कि हमें ऐसी पद्धति नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ साथ आरएसएस यानी स्वयंसेवी संगठन और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया पूर्ण रूप से आपातकाल के बाद, उसके बेसिकली घोषणा के बाद। ठीक है, फिर 42 में 42 के
संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कुछ संशोधन किया। वो प्रक्रिया किसमें संशोधन की? पहला, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को कोई भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकता, इनके खिलाफ किसी भी तरीके के कार्य नहीं किए जा सकते। ये संविधान में संशोधन करके किया गया था। दूसरा ये कि विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। ये थे 42वें संविधान संशोधन के कुछ कार्य जो कि उस समय पर बहुत चर्चा में आए थे। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारे आपातकाल के बाद बहुत खतरनाक सिचुएशन चल रही है देश में। सच्चाई को छापने से रोका जा रहा है, अखबार बंद किए जा रहे हैं, प्रेस सेंसरशिप हो रहा है। जो बड़े बड़े लेखक हैं उन्होंने अपनी पद्धतियां वापस लौटा दी और साथ साथ 42वें संविधान यानी संविधान के अंदर संशोधन कर करके मौलिक अधिकारों की समाप्ति कर दी गई और साथ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इनके पदों को अदालत में चुनौती नहीं दे सकता, ऐसा प्रावधान लागू किया। और साथ साथ जो हमारे संविधान में था कि हर 5 साल का चुनाव होंगे, उसको भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। तो ये थे परिणाम जो कि आपातकाल के बारे में देखने को मिले। अब हम देखते हैं जैसे कि आपातकाल की प्रक्रिया यानी कि आपातकाल के समय पे क्या क्या चीजें चल रही। तो देन आफ्टर हम देखेंगे कि आपातकाल के हमें सबक क्या सीखने को मिले जिससे हम आगे फ्यूचरिस्टिक पर्पस से अपने आप में सुधार कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने इस चैप्टर की सबसे लास्ट वाले पार्ट पे, सबसे लास्ट वाली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए आपातकाल के दौरान आखिर क्या-क्या कार्य परफॉर्म किए गए थे। तो पहला कार्यक्रम आता है कुछ 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि मजदूरों के लिए बेसिकली या फिर गरीबों के लिए कोई अच्छे काम जैसे कि भूमि सुधार हो गया, रोजगार हो गया, ऐसे कुछ काम होगा बेसिकली एक सूची जिनके ऊपर सरकार काम कर रही थी। 20 सूत्री कार्यक्रम। दूसरा ये कि विरोधियों यानी जो भी इन सब चीजों का विरोध कर रहे थे आपातकाल का, सरकार का या किसी भी चीज का, किसी भी कार्य का, उनको निवारक नजरबंदी के तहत में जेल में भिजवा दिया गया। इसमें खासकर जो थे वो विपक्षी दलों के लिए था, वो निवारक नजरबंदी के तहत जेल भिजवा दिया गया था। मौखिक अखबारों यानी कि अभी तो इन्होंने क्या करा, लिखित दस्तावेज वाले अखबारों पे तो पूरी तरीके से रोक लगा दी कि भैया तुम हमसे बिना पूछे कोई चीज नहीं छाप सकते, जिसको हम प्रेस सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। जो मौखिक रूप से न्यूज बताते हैं उन दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी सरकार की तरफ से ताकि कोई भी ऐसी न्यूज जनता को पता ना लग पाए जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के झुग्गी बस्तियों को हटाने और जबरन तौर पर नसबंदी करवाने पर जोर दिया गया था। ये कुछ ऐसे कार्य थे जो कि आपातकाल के दौरान किए गए थे काफी बड़े तरीके से। अब देखो आपातकाल के दौरान कार्य क्या किए गए वो हमने देख लिया, आपातकाल की घोषणा कैसे हुई वो हमने देख लिया, आपातकाल के बाद परिणाम क्या निकलने को आए हमने वो भी समझ लिया। अब देखो हमें ये जान लेते हैं कि आपातकाल के बाद हमें सबक क्या सीखने को मिले। तो देखिए आपातकाल की हमें सबक ये सीखने को मिले कि बेसिकली भारत में लोकतंत्र की मजबूती और जरूरी है और की गई मजबूती। भारत में लोकतंत्र की मजबूती जितनी पहले थी उससे कई गुना ज्यादा अब की गई। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा यानी कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के अंदर संशोधन भी किया गया और साथ साथ नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए खुद कई सारे संगठन बन गए कि हम ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होने देंगे, यानी कि पूर्ण रूप से सुरक्षा की गारंटी ली गई। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की शब्द की जगह पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द दिया गया। विद्रोह लिखित दस्तावेज यानी कि ये किया गया कि अभी प्रधानमंत्री ने क्या किया था, मौखिक रूप से ही राष्ट्रपति को बोला था कि आप आपातकाल की घोषणा कर दीजिए और आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून की 1975 में कर भी दी थी। मगर अब ये बोला गया कि ऐसी स्थिति करने से पहले पूरा मंत्रिमंडल एक लिखित रूप में दस्तावेज तैयार करेगा जिसको उसे राष्ट्रपति को देना होगा, यानी काम जो है वो लिखित रूप में होना चाहिए। लास्ट वन इज मौलिक अधिकार। सो बेसिकली संविधान के अंदर किसी भी अनुच्छेद में जहां पर मौलिक अधिकार का जिक्र है उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए कि देश के अंदर कैसी भी सिचुएशन आ जाए किसी भी तरीके से नागरिक के मौलिक अधिकारों के और नागरिक को किसी भी अधिकार से निलंबित नहीं किया जा सकता, नागरिक को उसके अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे और सरकार किसी भी ऐसे कार्य को नहीं परफॉर्म करेगी जो कि देश के हित में ही ना हो। तो इस तरीके से आपातकाल के दौरान जो कार्य किए गए थे वो हमने डिस्कस कर लिया और उसका सबक भी हमने सीख लिया। तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। सो होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे सभी टॉपिक सभी पॉइंट, बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। होपफुली मैं आशा करता हूं कि कोई डाउट आपके लिए नहीं बचा होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार इसको रीड कर लेना है सभी चीजों को जो मैंने लिखवाई है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कवर कर लीजिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।